हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज से देखते हैं इतिहास। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं इतिहास कक्षा 6। एक मिनट, ब्लू कर लेते हैं इसका कलर। तो चलिए देखते हैं क्लास 6 यानी कक्षा 6 का आपका इतिहास है। पूरा 12 तक हम लोग इसको कवर करेंगे, 6 से 12 तक। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए इसको। देखते हैं इसका पहला चैप्टर क्या नाम है। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी जो अतीत में चीज़ें हुई हैं वो क्या, कब हुई हैं, कैसे हुई हैं, कहाँ हुई हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर नज़र डालते हैं। कैसे पता लगाएं, क्या पता लगाना है हम लोगों को, क्या यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। यानी जो हमारा गुजरा हुआ कल है, यानी आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले क्या हुआ था, ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी। तो ये चीज़ें हमें इतिहास के थ्रू ही पता चलती हैं। तुम रेडियो सुन सकते हो, जैसे हमें कल क्या हुआ था देखना है अगर, यानी हमारे 1-2 दिन बीते हुए क्या हुआ था, तो हम क्या करेंगे, या तो हम रेडियो देख लेंगे, रेडियो सुन लेंगे। पहली बात तो आजकल कोई रेडियो ना सुन के यूट्यूब देखता है। क्या करता है, यूट्यूब पे लोग बाग जाते हैं और उधर से न्यूज़ कलेक्ट कर लेते हैं। या फिर आप टीवी देखेंगे, टेलीविज़न, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, यानी आज से 2-4-6 महीने बाद पहले क्या हुआ था, या मतलब 2 दिन पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो ये आसपास का टाइम है आपका, जिससे आप आराम से पता लगा सकते हैं कि रेडियो सुन के, टेलीविज़न देख के, या फिर अखबार पढ़ के। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। यानी अगर 1 साल पहले की अगर आप बात करते हैं कि क्या हुआ था, तो अब हम ऐसे व्यक्ति को खोजेंगे जब वो घटना हुई तो वो व्यक्ति वहाँ पे उपलब्ध था, तो उसको याद होगा कि 1 साल पहले क्या हुआ था, तो वो आपको आसानी से बता देगा कि 1 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, क्या आप जान सकते हैं? यानी 100 साल पहले क्या हुआ था, तो क्या आप बता सकते हैं? या आपको पता चल जाएगा, या आप किसी अपने दोस्त से पूछेंगे तो क्या वो आपको बता देगा? इतना तो कोई जीवित नहीं रहता ना कि 100 साल पहले वो वहाँ पे इंसान उपलब्ध हो, आज आपको आके बताएगा कि वहाँ पे क्या हुआ था। आपके दादाजी हैं, 20 साल पुरानी बात आपको बता देंगे। आपके पिताजी हैं, आपको 10 साल पुरानी बात आपको बता देंगे। चलिए मान लेते हैं आपके दादाजी आपको 50 साल पुरानी बात बता दें। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे 100 साल पुरानी बात, तो क्या वो आपको बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब हमें इसके लिए क्या करना होगा। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। बहुत कुछ जानने से क्या मतलब है, लोग क्या खाते थे। दिन पे दिन हमारा स्टाइल चेंज होता है, दिन पे दिन हमारे रहने का स्टाइल, रहन सहन का। एक समय था जब हमें एसी, कूलर, पंखा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब समय है बिना एसी के लोग बाग रह नहीं पाते हैं, तो हमारा रहन सहन में बदलाव है। ठीक है, लोग क्या खाते थे, मतलब खाना। पहले तो पिज़्ज़ा नहीं चलता होगा ना आपका, ना बर्गर चलता होगा, तो पहले क्या चलता था। ठीक है, यानी लोग क्या खाते थे, इस चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ को हम जा रहे हैं, इस समय पे हम कहाँ हैं। इन चीज़ों की जानकारी हमें रहनी चाहिए। और इन चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? इतिहास से। हम कहाँ से आए हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम कहाँ से चल के आए हैं, तो इस चीज़ की जानकारी हमें इतिहास से ही मिलेगी। कैसे कपड़े पहनते थे पहले, तो देखिए पहले आप, सबसे बड़ी बात, आप टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें आप देखते होंगे राजा महाराजा जो उसमें दिखाए जाते हैं आज के दौर में, तो वो कपड़े कैसे पहनते थे पहले के कपड़े। यानी आज का जो हमारा स्टाइल है उससे बिल्कुल अपोजिट था। आज के जैसे कपड़े, जैसे पैंट शर्ट हम लोग पहन लेते हैं, ऐसे तो पहनते नहीं थे पहले। ठीक है, अब दूसरी बात, किस तरह के घरों में रहते थे। आजकल के घर और पुराने घर बहुत डिफरेंस है। हम आखेट तक आपका शिकारी का पर्यायवाची होता है, इसको आप याद कर लीजिए। एनसीईआरटी में आपको बहुत अच्छे शब्द मिलते हैं जो कि आपके पर्यायवाची में इंक्लूड रहते हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो उनको आपको एक एक करके याद करना है। पशुपालक, जो पशु पालते थे। कृषक, शासक, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम जानकारी हासिल? चलिए देखते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे।
अब तो आपसे कोई कहे कौन से खेल खेलते हैं, तो आप जो है आप मोबाइल में देखेंगे आजकल सारे बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं, यानी इंडोर खेलते हैं। इंडोर क्या, सीधी सीधी बात है, मोबाइल से ही गेम खेलते हैं। इंडोर कैरम बोर्ड वगैरह भी नहीं होता है। आउटडोर तो बहुत दूर दूर की बात है कि बच्चे खेलने जाएंगे, क्रिकेट वगैरह जाते ही नहीं है। क्रिकेट भी खेलना हो तो वो भी मोबाइल में खेलेंगे, ठीक है। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे पहले? दादा दादी, नाना नानी, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग रहते थे वो हमें बढ़िया बढ़िया सी कहानियाँ सुनाते थे। अब लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर कार्टून खोल के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो पुरानी बातें हैं। कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत सुना करते थे? ऐसा तो है नहीं कि आज हम म्यूजिक सुनते हैं तो पहले नहीं होता होगा, बदलाव आया है, म्यूजिक में बदलाव आया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले के समय पे म्यूजिक ही नहीं था, बहुत अच्छा म्यूजिक था पहले। चलिए देखते हैं, लोग कहाँ रहते थे। सबसे मेन पहला टॉपिक इन्होंने दिया है कि लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र एक मैप में देखेंगे, नर्मदा नदी का पता लगाओ। चलिए सबसे पहले नर्मदा नदी का पता लगाते हैं। अब इसमें आपका भूगोल कवर होगा कि नर्मदा नदी कहाँ है, ठीक है। तो नर्मदा नदी आपकी यहाँ पे दिखाई कहाँ दिख रही है, इधर पे आपकी नर्मदा तापी, ठीक है। तो ये नर्मदा तापी दो ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिमी घाट की पश्चिम साइड की ओर गिरती हैं, वरना सारी नदियाँ आपकी पूरा बयानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो है ये आपका भूगोल का टॉपिक है। तो चलिए आपको नर्मदा नदी दिख गई होगी, ये रही, ठीक है, जो कि बिंद और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से जाके गुजरती है और बीचों बीच निकल के अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो नदियों के पास रहते थे लोग वाक। तो चलिए देखते हैं कहाँ रहते थे। तो इन्होंने कहा है नर्मदा नदी का पता लगाई, तो हम लोगों ने लगा लिया। अब आगे देखिएगा, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। नदियों के तट पर क्यों रहते थे? ताकि उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिले। अब आज का ज़माना तो पहले था नहीं कि आप बढ़िया से शहर में रह रहे हैं, एक पानी की टंकी होगी, उससे बहुत सारे ऐसे पाइपलाइन डले होंगे और आपके घर तक पाइपलाइन ऐसे ऐसे करके पहुंच जाएगी और आपको पानी मिल जाएगा। तो ऐसा तो पहले होता नहीं था। इसलिए पहले क्या होता था, लोग बाग नदियों के किनारे रहते थे ताकि उन्हें पानी की सुविधा हो। पानी की वजह से लोग बाग खेती कर सकते थे, ठीक है। और आसपास के एरिया में अच्छी खासी ठंडक रहेगी, यानी खेती, पानी मिलेगा तो आराम से खेती करेंगे तो खाने के लिए अनाज होगा। यानी नदियों के किनारे रहने से हर चीज़ की सुख सुविधा हो जाएगी। और दूसरी बात, जैसे ये रही नदी, ठीक है, तो ये आसपास का जो इलाका होता है, नदी का आसपास का जो इलाका होता है बाढ़ग्रस्त होता है। अब बाढ़ वाला इलाका जब आपको रहेगा तो यहाँ पे आप खेती अच्छी खासी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सुविधा रहती थी। यहाँ रहने वाले, इधर से देखिए, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कैसे थे? कुछ जो लोग थे बहुत अच्छे संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यानी संग्राहक यानी हर चीज़ का संग्रह करते थे। संग्रह यानी हर चीज़ को कलेक्ट करते थे। क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। उनको पता था कि आसपास के जंगलों में कहाँ फल फूल मिलेगा खाने के लिए, कहाँ पे हमें जड़ी बूटी मिलेगी, ठीक है। तो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए भी जड़ों को इकट्ठा करते थे, ठीक है, फलों को इकट्ठा करते थे। जंगल के अन्य उत्पादों से मतलब है जड़ी बूटियां भी इकट्ठे करते थे, लकड़ियां भी इकट्ठा करते थे। जब सर्दियों में अच्छी खासी सर्दी लगेगी तो क्या करेंगे? आग जलाएंगे, ठीक है। उत्पादों का यही से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेटक, ठीक है, आखेटक क्या होता है आपका? शिकारी, ठीक है। और आखेट क्या होगा आपका? शिकार। आई बात समझ में? इतनी बात हो गई। अब देखिए, अब इन्होंने क्या बताया है। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए। तो पहले तो हमें क्या करना है? पहले तो हमें सबसे पहले उत्तर पश्चिम का पता लगाना है। तो उत्तर पश्चिम का आप कैसे पता लगाएंगे? ऐसा करेंगे आप, ठीक है। इसमें आपकी ये दिशा तो आपकी पूर्व मानी जाती है, ये आपकी पश्चिम हो जाएगी, ये उत्तर हो जाएगी और ये, ठीक है, ये आपकी दक्षिण हो जाएगी। अब इन्होंने बताया है उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो इधर देखिए, उत्तर पश्चिम आपका कहाँ होगा? ये वाली आपकी। अब तुम उत्तर पश्चिम की कहाँ जाना है हमें? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पे। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। तो ये रही आपकी किरथर, ये रही आपकी सुलेमान, ठीक है। ये दोनों पहाड़ियाँ आपको मिल गई। अब चलिए इनके बारे में क्या बता रखा है, इस चीज़ को देख लेते हैं।
इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। देख रहे हैं आप, कब? 8000 वर्ष पहले। आपको कैसे पता होगा कि 8000 वर्ष पहले क्या हुआ था? तो ये चीज़ हमें इतिहास बताती है कि 8000 वर्ष पहले कहाँ कौन चीज़ उगाई गई थी, कहाँ कौन सी चीज़ सबसे पहले उगाई गई थी। तो ये चीज़ हमें यहीं से पता चलेंगी। तो स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो सबसे पहले सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के आसपास क्या उगाया गया? गेहूँ। गेहूँ के बाद जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरियां, गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। क्या करते थे? ये लोग गांव में रहते थे। शहर तो तब था नहीं, तो गांव में ही रहेंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्यन की पहाड़ियों का पता लगाइए। उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतियाँ आपकी मेघालय में पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो चलिए उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व वाला हिस्सा आपका इधर है। तो ये रही आपकी गारो की पहाड़ियाँ। ठीक है। गारो की पहाड़ी के बाद दूसरी पहाड़ियाँ मध्य भारत में विंध्यन सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आपको यहाँ मिलेंगी। ये रही विंध्यन की, ये रही सतपुड़ा की, ये रही इनके बीच से नदी। इधर से आपकी विंध्यन सतपुड़ा के बीच से नदी जाएगी जो कि अरब सागर में डुबकी लगा लेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोग बाग रहते थे। इन्होंने अब रहेंगे तो खाने के लिए कृषि करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अनाज मिला हुआ है, अनाज के दाने मिले हुए हैं। इतिहासकारों के यहाँ पे अनाज के दाने मिले हुए हैं। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। अब विंध्य, पहले तो आप विंध्य पहाड़ियाँ देखिए, तो ये रही आपकी विंध्य की पहाड़ियाँ। ठीक है। और विंध्य की पहाड़ियाँ उत्तर की बात करें तो ये वाला हिस्सा रहेगा आपका। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक बार इसमें आपको आप गौर कर लीजिए, इससे क्या हुआ? इससे आपका भूगोल अच्छा होगा। झेलम, चिनाव, रावी, हमें पता होना चाहिए कौन सी नदी कहाँ पे है और कौन सी पहाड़ी कहाँ पे। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये आपकी सिंधु नदी इस टाइप जाती है। ये आपकी थार का मरुस्थल है, राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है। और आप देखेंगे, आप यहाँ आपका हिमालय की पहाड़ियाँ मिलती हैं आपको। ठीक है। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी इधर से इस प्रकार से जाके ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। और इधर से आपकी गंगा नदी, ये रही आपकी गंगा नदी, इस कदर आके आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। अब दूसरी बात आप करेंगे तो ये रही आपकी महानदी, ये रही आपकी गोदावरी महानदी, गोदावरी, कृष्णा की तुंगभद्रा सहायक नदी है। पेन्नार इसी साइड गिरेगी, आपकी कावेरी इसी साइड गिरेगी। ठीक है। और इसके बाद ये आपका पूर्वी घाट है, ऐसा लंबा लंबा, ये आपका पश्चिमी घाट है। तो हमें लोकेशन हर चीज़ की पता होनी चाहिए, कौन सी पहाड़ी, कौन सा घाट, कौन सी नदी कहाँ जाती है, कहाँ गिरती है। ठीक है। अब देखिए आप, इसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, इसको हम इस साइड वाले सागर को अरब सागर कहते हैं। ये छोटे छोटे आपको जो दिख रहे हैं ये लक्षद्वीप है, और ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो चलिए देखते हैं आगे देखेंगे। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। तो मैंने अभी आपको दिखाया, सिंधु नदी आपकी अरब सागर में गिरेगी। ठीक है। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, इसकी 5 मुख्य सहायक नदियां हैं। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है। अब आगे देखिए, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। बड़ी नदी में मिलने से मतलब है आपका, यूँ गए हम। ठीक है। यूँ सिंधु नदी जा रही है, अब झेलम मिलेगी, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, और ऐसी भी और छोटी छोटी कुछ नदियाँ आपकी इसमें मिलेंगी। ठीक है। कुछ इसमें और मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से आपका पूरा ये आपका तंत्र जो है, नदी तंत्र पूरा चलता है। तो ये सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? सहायता करने वाली, बड़ी नदी की सहायता करने वाली नदियाँ सहायक नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है। तो एक जो बड़ी नदी में मिलती हैं उनको हम सहायक नदियाँ, बड़ी नदी में जो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं उनको हम सहायक नदियाँ कहते हैं। सिंधु की 5 आपकी प्रमुख नदियां हैं, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन आपका कि सिंधु की 5 प्रमुख नदियां कौन सी, इनका ऑर्डर पूछा जाता है। कौन सा वाला ऑर्डर? झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। तो याद कर लीजिएगा इसको। चले आगे देखते हैं। जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है। अब इन नदियों से मतलब है, आपने हड़प्पा सभ्यता सुना होगा, जो हड़प्पा सभ्यता यहीं पे पनपी थी। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे। आगे देखिए, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब आप डिफरेंस देखिए, अब आप डिफरेंस देखें तो ये 4700 और ये होता है आपका 2500।
अब इसको आप इधर पे घटाइए तो कम से कम 2200 साल का अंतर है। यानी जो नगर फले फूले कब, सिंधु नदी के किनारे 4700 साल पहले, ठीक है। और अगर आप बात करें गंगा नदी की, ठीक है, तो गंगा नदी पे नगर फले फूले कब, 2500 वर्ष बाद। यानी इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में भी आपका 2200 वर्ष का डिफरेंस है, ठीक है। 2200 वर्ष बाद गंगा नदी तक लोग बाग आए सिंधु नदी से। आगे देखिए, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। चलिए देख लेते हैं, सोन का पता लगा लेते हैं। अब देखिए गंगा नदी पर जाएंगे पहले, तो ये रही आपकी गंगा नदी, इस कदर से इस टाइप से आपकी चली जाती, ये आपको दिख रही होगी सोन नदी, ठीक है। ये नदी आपको इधर पर गंगा नदी में मिलती हुई पाई जाएगी। चलिए अब इसको देखते हैं क्या बताया है इसके बारे में। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी वर्तमान में इसको बिहार, यानी सोन नदी आपकी बिहार में बहती है, ठीक है। और पहले इसको क्या बोलते थे, इसका पुराना नाम क्या है, मगध नाम से जाना जाता था। इसका नाम याद रखना कि बिहार को पहले मगध बोला जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अब मान लीजिए आपका मुंबई शहर है, ठीक है, मुंबई अलग शहर है, अच्छा खासा बड़ा फला फूला शहर है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप चेन्नई को शहर नहीं मानेंगे। तो वही चीज़ है कि अच्छी बात है कि बिहार अच्छा फला फूला जो है उस समय का प्राचीन काल का अच्छा साम्राज्य था, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही साम्राज्य होगा। तो वही चीज़ बता रखी है कि शासक बहुत शक्तिशाली था और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी और देश में भी कई हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह अभी भी तो हम लोग जाते हैं, ठीक है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों में लोग बाग पहुँचे, पहाड़ियों में पहुँचे, फिर कहीं पे थार का रेगिस्तान है, फिर कहीं गंगा नदी के किनारे पहुँचते हैं, महानदी के किनारे, ठीक है। और ये ऐसा नहीं था कि आप जो है बहुत जल्दी से हर जगह पहुंच जाएंगे। इसमें क्या था, समुद्रों के कारण यात्रा यहाँ पे जोखिम भरी थी, आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। मानसून आ जाता था, समुद्र में सुनामी आ जाती थी, जहाज आपके पूरे बह जाते थे। तो वही बता रखा है कि यात्रा जो होती थी पहले बहुत ही जोखिम भरी यात्रा थी। फिर ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, ठीक है, फिर भी लोग बाग इस यात्रा को करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में थे तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी काम के चक्कर में लोग बाग इधर उधर जाते थे। कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं से मतलब है, मान लीजिए बिहार में रह रहे हैं, बाढ़ आ गई वहाँ पे, फिर लोग बाग कहाँ शिफ्ट होंगे, यूपी साइड शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ होती थी, ठीक है, एक दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेना दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। तो युद्ध का मैटर बहुत चलता था उस समय पे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। व्यापारी है, ठीक है, उसने कुछ अपना उपजाया है, ठीक है, अब अपने जो शहर में रह रहा है वो वहाँ पे उसका सामान नहीं बिकता है तो कहाँ जाएगा, जहाज़ों में सामान रखेगा, दूसरी जगह बेचने जाएगा। आज भी तो यही चीज़ होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि जो चीज़ हमने उपजाया वो अकेला रख लेते हैं, दूसरे देशों में सामान जाता है, अनाज जाता है, फल फूल जाते हैं। तो वही चीज़ पहले होती थी सब। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो इनका अलग मैटर रहता था कि इनको धार्मिक गुरु हैं, इनको शिक्षा था, ठीक है, इनको ज्ञान था, तो वो ज्ञान शिक्षा ये लोग देने जाते थे, दूसरे गांव में जाएंगे, ठीक है। पहले बुक्स तो चलती नहीं थी, इनको क्या था, पूरा अपना याद करके चलते थे, ठीक है, पूरा याद है। फिर कहीं ना कहीं अपना जो है टेंट टाइप का लगाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे बच्चों को शिक्षा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस भी यात्रा करते थे। इन लोगों को लगता था हमें देखना है, क्या देखना है कि इधर क्या है उधर क्या है, नए नए तथ्य इन लोगों को खोजने होते थे, ठीक है। तो ये लोग उत्सुकता बस यात्रा करते थे। इन सब काफ़ी चीन से जो यात्री आए, अभी आप इतिहास में आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे चीनी यात्री थे जो भारत आए थे सिर्फ इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए कि क्या है आखिर वहाँ पर। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था।
एक दूसरे, अब यहाँ मान लीजिए अमेरिका का कोई व्यक्ति, उसको कैसे पता होगा कि इंडिया में लोग बागों के विचार क्या हैं? पिछले पुराने ज़माने की बात करें अगर आप, तो अब अभी तो क्या है, आप रेडियो टेलीविज़न से सब विचार पता चल जाते हैं 2 मिनट के अंदर। लेकिन पहले की अगर बात करें तो विचार नहीं पता चल पाते थे, रहन सहन नहीं पता चल पाता था, खाना पीना नहीं पता चल पाता था। तो कैसे पता चलेगा? जो यात्री होते थे और जो फालतू में यात्रा करेंगे उनसे ही पता चलती थी ये चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज के समय में लोग बाग क्यों यात्रा करते हैं? लोग बाग इसलिए तो यात्रा करते हैं कि हम लोग मान लीजिए कहाँ जाएंगे, हिमालय पर्वत जाना है, तो वहाँ लोग बाग देखेंगे वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग बाग बोलते कहते हैं कैसे हैं, खाने पीने में क्या खाते हैं। चलिए फिर से इसमें बताया गया है, एक बार फिर से मानचित्र को देख लेंगे। पहले आप यहाँ पर देखिए, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पे ये जो उपमहाद्वीप है, मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे हिमालय पूरी तरीके से इस तरीके से फैला हुआ है। हिमालय इतना फैला हुआ है कि ये जो अंडमान और निकोबार का द्वीप समूह है, हिमालय की ही पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, लेकिन समुद्र की वजह से आपको कुछ ऊंचाई पे हैं तो वो ऊपर तक दिख रही हैं हमें अंडमान निकोबार के रूप में, बाकी कुछ समुद्र के नीचे से हैं, यानी पानी ऊपर दिखता है, पहाड़ी नीचे है, तो वो हमको दिखेगी नहीं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जो है हिमालय पर्वत फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है? देखिए इधर पर कहाँ से कहाँ है, इस तरीके से हिमालय पर्वत आपको पूरा फैला हुआ मिलेगा नीचे तक। यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार तक। ठीक है, अंडमान निकोबार तक ये जो पहाड़ियाँ आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये आपका आइलैंड किसका हिस्सा है अगर आपसे पूछा जाए तो ये हिमालय का है। चलिए देखेंगे आगे, तो ये आपका बता रखा है, कहाँ थे हम लोग यहाँ पे, हाँ यहाँ से देखिए कि ये जो हमारा उपमहाद्वीप है, जो हमारा इंडियन महाद्वीप है, इसका जो प्राकृतिक सीमा है वो पहाड़ियों के द्वारा बनी हुई है, हिमालय पर्वत के द्वारा बनी हुई है। हाँ, और नीचे की साइड हमें समुद्र देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडियन ओशियन देखने को मिल जाएगा। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, पहले के समय पे नहीं था। ठीक है, 2-2, 4-4 किलोमीटर की ऊंचाई पे लोग वक्त चढ़ के थोड़ी ना पार करेंगे। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। बेपर्वतों हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, एक आध इंसान निकल जाएगा बेपर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। सीखना होता है, एक दूसरे को देखा कि ये किस प्रकार से भोजन बनाएगा तो फिर बनाना सीखा, ये पत्थर को कैसे तराशता है तो वो चीज़ सीखी, ये गाना कैसे गाता है हमको अच्छा लगा तो हम सीखेंगे। अब देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, इस चीज़ को देखिए। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से लिया गया है। इंडस आपको सिंधु नदी को इंडस कहते हैं। सिंधु नदी का दूसरा नाम क्या है? इंडस। ठीक है, देखिए आगे, इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृति में सिंधु कहा गया है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए। तो आपको क्या करना है, जो आपका मोबाइल है उसमें उसी के मैप में आप ईरान और यूनान डालेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, वरना ऐसे आपको मैप में ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। देखना इन्होंने क्या किया, अब ये लोग इस साइड से आए। ठीक है, इस साइड से आए, बोल रखा है ना कि ईरान और यूनान का पता लगाइए। और 2500 वर्ष पहले ये लोग आए कहाँ से? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम से मतलब है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी इस साइड से आए। ठीक है, इस साइड से इन लोगों ने एंट्री की। कहाँ से? इन लोगों ने एंट्री की सिंधु नदी के आसपास से। तो अब इन लोगों को पता था कि यहाँ पे सिंधु नदी है। ठीक है, इन लोगों ने उसका नामकरण किया। तो ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। सिंधु को क्या बोले? हिंदोस अथवा इंदोस। और इस नदी के जो पूर्व में लोग बाग रहते हैं, यानी ये रही आपकी नदी। ठीक, और इस साइड जो लोग रहेंगे इन लोगों ने यानी इंडिया के लोगों को क्या कहा? इंडिया कहा। इस साइड का जो प्रदेश था उसको इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था।
इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के नाम होने लगा, यानी जो भरत नाम रखा गया, भरत के नाम से भारत देश हम बोलते हैं आज। ठीक है, तो ये जो संस्कृत की आरंभिक कृति जो बताई गई है वो 3500 साल पुरानी बताई गई है, जो कि हमें ऋग्वेद में मिलती है। चलिए आगे देखते हैं, अतीत के बारे में कैसे जाने, हम लोगों को कैसे पता चलता है कि अतीत में क्या हुआ। ये इतनी जानकारी हम लोगों ने पढ़ ली, हमें कैसे पता कि ये चीज़ कहाँ से आई है, हमें कहीं लिखित साक्ष्य मिले हैं क्या। तो वही चीज़ है कि अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे करेंगे। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। क्या हुआ कि पहले हम लोगों को पांडुलिपियाँ मिलती थी, यानी लिखे हुए साक्ष्य मिलते थे। ये पुस्तकें हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, लैटिन का शब्द है मेन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ, और हाथ से लिखना, हाथ से लिखेंगी तो मैन्यूस्क्रिप्ट, इसका हिंदी क्या है, पांडुलिपि। ठीक, तो ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों यानी पत्तों, ठीक है, यानी पत्तों पे लिखी जाती थी। हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, यानी जो भुर्ज का पेड़ था उसकी छाल पर लिखी जाती थी पांडुलिपियाँ। और वो जो छाल का जो उसकी छाल थी भुर्ज के पेड़ की, वो जल्दी घुलती नहीं थी, यानी उसमें दीमक नहीं लगती थी जल्दी। ठीक है, तो ये आपको दिखाया गया है एक इसका पार्ट कि इस प्रकार से लिखा जाता था। वैसे लैंग्वेज तो हमें समझ में नहीं आएगी उस समय की। और ये क्या है, ये पेड़ की छाल है, इस पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। कीड़े खाएंगे, कहाँ तक नहीं खाएंगे, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा, 100 साल 200 साल। पेड़ क्या है, पेड़ आसानी से जो है आपका कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, और वो ख़राब हो जाता है पेड़। लकड़ी आपकी दीमक लग जाती है, ख़राब हो गई। तो वही चीज़ है, जब लकड़ियों पे लिखेंगे या छाल पे लिखेंगे या पत्तों पे लिखेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि कीड़े उसको खाएंगे, तथा कुछ नष्ट हो चुकी हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों बिहारों में प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ठीक है, मंदिरों और बिहारों, बिहार आपका यूपी बिहार नहीं, बिहार से मतलब है जहाँ पे आपके जैन और बौद्ध धर्म के लोग बाग रहते थे। ठीक है, तो उसको हम बिहार कहते थे। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन के बारे में मिलेगा, औषधियों के बारे में मिलेगा, और जो भी वहाँ पे उस समय पे विज्ञान था उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। आज की भी तो किताबें हैं, किसी किताब में आपका विज्ञान लिखा हुआ है, किसी में आपका हिस्ट्री लिखा हुआ है, किसी में आपका कुछ लिखा हुआ है, किसी में आपको किसी की बायोग्राफी मिल जाएगी, ऑटोबायोग्राफी मिल जाएगी, हिस्ट्री मिल जाएगी, पॉलिटी मिल जाएगी। तो यही चीज़ पहले थी कि जो पुस्तकें थी, कभी उसमें धार्मिक मान्यताओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, कोई किताब में आपको राजाओं के जीवन के बारे में, किसी में औषधि के बारे में, किसी में विज्ञान के बारे में। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में। प्राकृत तमिल दो भाषाएं हैं। उस समय पे भाषाएं चलती थी, संस्कृत चलती थी और प्राकृतिक और तमिल, तमिल तो आपकी आज भी चलती है साउथ में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभी हमने किसका किया, पांडुलिपियों का, अब हम अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी प्राकृतिक कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते थे। यानी ये क्या किए जाते थे, ये जो आपके अभिलेख हैं जो लिखवाए जाते थे, ये कहाँ लिखवाए जाएंगे, या तो ये पत्थरों पर लिखवा देते थे, या फिर ऐसी कठोर धातु लोहे में देखेंगे आप, तांबे पे देखेंगे। ठीक है, तो जब ऐसी चीज़ों पे उत्कीर्ण करवाएंगे या लिखवाएंगे तो पत्थर में क्या होगा, पत्थर का जो है अभिलेख कभी आपका आज भी आपके उपलब्ध हैं, और उस समय पे ना तो उसमें दीमक लगने वाली थी, ना उसका कुछ होना था। पत्थर धूल मिट्टी में दब भी जाता तब भी उस निकलता, तब भी वो वैसा ही निकलता। ठीक है, कुछ नहीं उसका बिगड़ेगा। तो ये चीज़ इन लोगों ने देखी कि इसका कुछ बिगड़ता नहीं है, तो अब क्या किया जाए, अभिलेख लिखवाए जाए। तो ये भी हमें साक्ष्य मिलते हैं कि पहले क्या कैसा चलता था। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें। ठीक है, लिखवा देते थे। अब जिसको पढ़ना आता था वो लोग पढ़ लेते थे, जिसको पढ़ना नहीं आता था उनको पढ़ के सुनाया जाता था।
उनका पालन कर सकें, पढ़ें और उस चीज़ का पालन करें। कोई अच्छी चीज़ लिखी हुई है तो उसका पालन करना पड़ेगा, या फिर राजा का आदेश है तो मजबूरन पालन करना पड़ेगा। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते थे जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। पहली बात तो आज कभी आप मंदिर में जाते हैं आजकल जब भी, और मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे आप सड़क जहाँ से शुरू होती है वहाँ आप देखेंगे वहाँ लिखा होगा कि इन लोगों ने इसका निर्माण करवाया है। मंदिर में आप देखेंगे इन लोगों ने इसका दान दिया है। इस टाइप से आपको टाइल्स में लिखा मिल जाएगा, वहाँ पे मिलता है कि नहीं। तो वही चीज़ पहले थी कि किन लोगों ने क्या किया है, उनका कार्य क्या रहा है, तो पत्थरों पर उत्कीर्ण करवा देते थे। अब पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाएंगे तो वो हमेशा के लिए बना रहता था, ठीक है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। हर इंसान तो उधर पे युद्ध के समय पे उपलब्ध नहीं होता था, ठीक है। तो कैसे पता कि उस लड़ाई में जब लड़ाई हुई तो कौन जीता कौन मरा, तो वो चीज़ कहाँ होती थी, वो चीज़ अभिलेखों में लिखवा दी जाती थी, ठीक है। फिर वो जगह जगह पे फैल जाती थी। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ हैं? ऐसा करवाने समय क्या क्या कठिनाई आती थी? अब कठिनाइयों का क्या है, जब हम किसी पत्थर पर लिखेंगे तो छेनी हथौड़ा से लिखेंगे, बहुत टाइम लगेगा लिखने में। एक तो टाइम लगता था, ठीक है। टाइम लगने के साथ साथ कभी कभी ये भी हो जाता था कि पत्थर लिखते लिखते छेनी हथौड़ा उसमें लगेगा, टूट भी सकता था, तो समय लगेगा, बहुत धीरे धीरे काम करना होता था, ठीक है। टाइम भी लगता था, बहुत चीज़ें कठिनाइयाँ आती थी। कोई 2 मिनट का काम नहीं था कि उठाया लैपटॉप कर दी टाइपिंग हो गया, ठीक है। क्या तुम बता सकती हो कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ है? तो मैंने बताया तो है, ये क्या है, आपका कभी खराब नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। क्या कहते हैं इनको? पुरातत्वविद, जो इन चीज़ों की खोज करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, इन लोगों इन चीज़ों के बारे में पता करते हैं। पुरातत्वविद पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेष इन लोगों को मिले हुए हैं, चित्र मिले हुए हैं। चित्र गुफाओं में उत्कीर्ण तो इसको नहीं कहेंगे, बनाए जाते थे, ठीक है, चित्रित किए जाते थे। मूर्तियाँ मिली हुई हैं, मूर्तियाँ बनाते थे लोग बाग, तो इन चीज़ों का अध्ययन पुरातत्वविद करते हैं। औजार भी मिले हुए हैं, हथियार, बर्तन, आभूषण सब इन लोगों को मिला हुआ है। तो ये चीज़ें कुछ यहाँ पे बनी हुई हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखाया गया है। बाएं में एक प्राचीन नगर में ये चीज़ प्राप्त हुई है, पात्र, ठीक है। तो ये पात्र प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग, इसका ब्लू कलर कर लेते हैं, चलिए ब्लू कलर अच्छा लगेगा। 4700 वर्ष पूर्व होता था, ठीक है। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का रखा हुआ है, ये देख लीजिए। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लोगों को 2500 वर्ष पूर्व होता था, ठीक है। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न? बताइए, ये बिना बनाव का सिक्का क्या आज कोई लेगा? चांदी के भाव कोई भी ले लेगा, लेकिन अगर आप बोले कि ये सिक्का है तो कोई लेगा क्या? ये बिना बनावट का सिक्का है। तो पहले इस प्रकार का चलता था। ये इन लोगों का पहले मोहर टाइप का रहता था, ये जो बना हुआ है ना, तो मोहर से ये चीज़ें चलती थी कि ये मोहर बनी हुई है तो ये चलेगा कि ये सिक्का है, ये उस राज्य का सिक्का है, इस टाइप से चीज़ें चलती थी। अब तो अपना इधर पे गांधी जी चलते हैं बस। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ये पुरातत्वविद देखते हैं कहाँ कौन सी चीज़ें खुदाई करेंगे, क्योंकि मिट्टी में चीज़ें दब जाती हैं तो लोगों को अवशेष वहाँ पे मिलते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होते थे। धातु आपकी नष्ट नहीं होती जल्दी, ठीक है। और इसके अलावा पत्थर भी आपका नष्ट नहीं होगा, और मिट्टी को अगर हम पका दें तो वो भी नष्ट जल्दी से नहीं होती है। अब पुरातत्वविद जानवर, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे, ठीक। अब ये चीज़ें मिलेंगी, मछलियों की हड्डियाँ मिलेंगी एक जगह इकट्ठी और राख मिलेगी, तो क्या समझ में आएगा? मछली को भूना गया फिर खाया गया, तो इससे पता चलता है क्या खाते थे, ठीक है। और फल फूल की जो बीज मिलेंगे उससे पता चलेगा क्या खाया, अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। हड्डियाँ तो मिलेंगी लेकिन वनस्पति का अवशेष आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। वो मिट्टी में भी मिल जाते थे, पानी बारिश हुई बह जाएंगे। तथा पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। क्यों नहीं मिलते होंगे? मिले होंगे। पुरातत्वविदों को कपड़ों के अवशेष मिले होंगे। पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या बोलते हैं कि ये स्रोत मिला हुआ है हमें,
इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहेंगे? जो इतिहास का अध्ययन करके हमें बताएंगे उसको हम इतिहासकार कहेंगे। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, यानी हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगती हैं, यानी हमारा उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा इंटरेस्ट? जब हमें कुछ नई नई चीज़ें पता चलेंगी, पहले क्या होता था, लोग बाग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। हम अतीत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, पहले के जैसे हम रह सकते हैं, खा सकते हैं, फिर से वो चीज़ें दोहरा सकते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबका अपना एक कार्य होता है, इनका भी अपना एक कार्य है। अतीत एक या अनेक? अतीत एक है या अनेक? अतीत एक कैसे हो सकता है? बहुत सारा होगा, ठीक है। क्या तुम्हें इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? इसका जो शीर्षक हमारा अतीत, हमारे अतीत से मतलब एक शब्द नहीं है। अतीते तो लिखेंगे नहीं इसको, अतीते तो लिख नहीं सकते बहुवचन बनाने के लिए, तो जो अतीत शब्द है वो बहुवचन ही है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। अब ये चीज़ आपको हिंदी में देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको लिख दिया जाए कि अतीत शब्द जो है शुद्ध अशुद्ध छांटिए, बहुवचन है कि एक वचन। तो अतीत बोलने में तो ऐसा लगता है जैसे एक वचन हो, लेकिन ये बहुवचन शब्द है। इस चीज़ को याद रखना, ये चीज़ आपकी हिंदी में आती है, ठीक है। हिंदी के टॉपिक में रहती है कि कौन सा शब्द बहुवचन है, कौन सा एक वचन। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। अलग अलग मायने देखिए, उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। सबका जीवन जैसा कैसे हो सकता है? खुद सोचिए आप, आज भी नहीं है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़ कर करते हैं, शिकार कर कर करते हैं, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी अब जंगलों में रहेंगे तो क्या करेंगे? मछली खाएंगे, शिकार करेंगे, फल फूल जंगल से संग्रह करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। क्या करेंगे? ये लोग अनाज के लिए किसान पर निर्भर रहेंगे, शहर के लोग। फिर इसके बाद खाना बनेगा, फिर खाया जाएगा। डायरेक्ट मछली पकड़ के भूंज के नहीं खा सकते अंडमान निकोबार के द्वीप समूह जो भी है आपका, उधर के लोगों की जैसे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि अतीत आपका एक वचन शब्द नहीं है, बहुवचन है। सबका अतीत अलग अलग था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद था। उस समय शासक अपनी बीजों का लेखा जोखा करते थे। ये बीजों का लेखा जोखा पत्थरों पर लिखवा देते थे, जिसको हम अभिलेख बोलते हैं। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। पहले आपका यूट्यूब नहीं था, मोबाइल नहीं था कि आप जो इनकी विजय हुई है वो आप एकदम से निकाल लें और देख लें 2 मिनट में। तो क्या किया जाता था? इसका लेखा जोखा रखा जाता था, और सबसे अच्छा था अभिलेख करवा दो आप। अभिलेख आपका कभी खराब नहीं होगा, उस पर धूल मिट्टी चढ़ जाएगी, उसको साफ किया जाएगा, आपको लिखित साक्ष्य मिल जाएंगे। तो यही चीज़ रहती थी। राजा पहले क्या करते थे? अभिलेख लिखवा देते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम व्यक्ति, ये आम जनता थी, इसका लेखा जोखा हमें नहीं मिलेगा। हमें नहीं पता कि ये लोग क्या करते थे। लेकिन अगर मछुआरा है तो क्या करेगा? मछली ही पकड़ेगा। संग्राहक है तो वो चीज़ों को इकट्ठा ही करेगा वन से। शिकारी है तो वो शिकार करेगा। नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे देखिए, पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ऐसा नहीं है हमें जानकारी मिल गई है कि हमें पूरी तरीके से जानकारियाँ मिल गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ मिली हैं, उसमें भी कुछ सच है, कुछ झूठ। आज तक किसी को ये नहीं पता कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी, जो सिंधु घाटी के सिंधु घाटी के किनारे थी, वो कैसे ख़त्म हुई, किसी को नहीं पता। कोई कहता है बाढ़ से ख़त्म हुई, कोई अपना अपना अंदाज़ा लगाए बैठे हैं। कुछ लोग कहते हैं सब लोग पलायन कर गए, वहाँ से चले गए। आज तक नहीं पता इतिहास में क्या है। हमें कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर पता नहीं है, जो बिल्कुल लिखित साक्ष्य मिल चुके हैं उनका क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं तिथियों का मतलब क्या है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे
तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, जो कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, उससे हम तिथि का अंदाजा करते हैं। तो देखिए, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के पहले का समय। देखिए आज हम कहाँ हैं, ये लाइन आप देखिए इधर पे, अब इसको रेड करके देखते हैं। देखिए इधर हैं हम, ठीक है, और ये चीज़ है, ये चीज़ ईसा मसीह का जन्म है, ठीक। इधर हमें बैक में जाना है, तो ये आपका ईसा मसीह का जन्म है। तो उन लोगों ने बोल रखा है कि 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है आपका ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पहले, यानी इधर से काउंट होगा। फिर इधर से तो आपका 1 वर्ष, 2 वर्ष, और आज 2022, ठीक है। यानी हम जो इस स्थिति में हैं, हम ईसा मसीह के जन्म के 2022 वर्ष बाद का ये जो आपका समय इधर पे है। और अगर आपसे कहें कि तिथि जो इन लोगों ने इसमें बताई हुई है 2000 वर्ष पहले, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का काउंट करेंगे हम, इस साइड का, ना कि इस साइड का, ठीक। आगे देखिएगा, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व में लिखी जाती हैं। ई और ये आपका इतना शब्द आपको लिखा मिलेगा संक्षिप्त में, ठीक। तो इसको आप मानिए ईसा से पहले, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले, यानी लिख दिया इधर पे 500 ईसा, ठीक है। इतना बस लिखा मिलेगा आपको। तो आपको क्या समझना है आपको कि ईसा मसीह के 500 वर्ष पहले, ठीक। आज हम जहाँ हैं इससे 500 वर्ष पहले नहीं, बल्कि ये आपका 2022, तो 2022 जुड़ेगा आपका, ठीक है। और ईसा लिखा होगा जब वहाँ पे, तो उसका 500 वर्ष पहले, तो 500 जुड़ेगा। अभी क्या हो गया आपका, बताइए, 2522 वर्ष पहले। तो अब आपको समझ में आया कि ईसा का मतलब क्या होगा। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। चलिए देख लेते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है। तो इधर पे आपका क्या है, ख़त्म हो गया है चैप्टर। अब इसको इतिहास और तिथियों के बारे में बताया गया है। चलिए इसको देख लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, ताकि हमें समय के बारे में पता चल जाए ठीक से, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है। अंग्रेजी में BC, हिंदी में इसको इस टाइप से लिखेंगे ई और पा, ठीक है। का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, ठीक। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD लिखा हुआ मिलता है हमें, हिंदी में AD को ओनली ई लिखते हैं ये लोग, ठीक है। तो AD का मतलब है एनो डोमिनी नामक 2 शब्द हैं। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ही, यानी वहीं से जो है आपका काउंट किया जाएगा जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यानी इधर आपका ईसा मसीह और ये आपका BC इधर काउंट करेंगे आप, ठीक है। BC आपका इधर काउंट होगा और AD आपका इस साइड काउंट होगा, ठीक। कभी कभी AD की जगह CE, BC की जगह BCE का प्रयोग भी होता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BEC का बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों की इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है, बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले, ठीक है। तो आपको तिथियों के बारे में जानकारी मिल गई। अगर अन्यत्र में लिखा हुआ है तो ये हटा दीजिए। अब इसमें से आप देखिए, ये जो उपयोगी शब्द हैं, जो नए नए शब्द आपको बताए गए हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जो मैंने आपको नहीं समझाया। यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। तो ये चीज़ आप देखिए कि ये जो आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं और जो आपके उपयोग शब्द जो दिए हुए हैं, तो इसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा। क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको 2 दिन बाद मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको इसमें कराए जाएंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।